केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं, दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान तेजस क्राफ्ट क्रैश हो गया है। हादसे के दौरान पायलट की मौत की जानकारी मिल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये शो चल रहा था उस दौरान ये तेजस की तस्वीर। और कैसे देखिए अचानक ये नीचे गिरने लगता है। तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं और ये हादसा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे की जांच के लिए अब एक टीम का गठन, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर दुबई एयर शो से आई है जो 5 दिन का एयर शो आयोजित किया गया था और अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ हिस्सा ले रहे थे। और ये क्रैश साइट की ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्रैश साइट की। दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हुआ है और ये क्रैश साइट में जो अभी बचाव कार्य चल रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये डेमो फ्लाइट के दौरान हादसा हुआ है। तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया है और क्रैश साइट की ये पहली तस्वीर है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे ही विमान ये गिरा इसमें आग लग गई थी और हवाई अड्डे के ऊपर पूरा काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। ऐसे में फायर सर्विसेज की टीम देखे यहाँ पहुंची है। ये क्रैश साइट की सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी इस पूरे मामले में कि क्या वजह रही, क्यों ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन क्रैश साइट पर फायर सर्विसेज पहुंच चुकी हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन चल रहा था। दुबई में एयर शो में इंटरनेशनल एयर शो चल रहा था। बड़ी एयर स्पेस कंपनीज, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस, टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने विमान दिखा रही थी और इसी दौरान भारत का तेजस भी यहाँ एयर शो का हिस्सा था और अचानक ये क्रैश होता है। वो तस्वीरें कैद हो जाती क्योंकि डेमो फ्लाइट थी। वो जो पायलट है उसकी मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बताएं कि क्रैश साइट की पहली तस्वीरें भी अब आप देख रहे हैं जहां फायर सर्विसेज की टीम पहुंच चुकी है। और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जब अचानक ये फ्लाइट क्रैश होती है, ये देखिए तेजी से विमान एकदम नीचे जाता है और जोरदार धमाका होता है। हादसा किस वजह से हुआ ये अभी जांच का पहलू है। लेकिन एयर शो में यह हादसा होता है और लोग क्योंकि एयर शो देखने आए थे तो वो विजुअल्स कैप्चर कर रहे थे। उसी में से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो धमाके की आवाज सुन रहा है, ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तेजस करतब करता हुआ और अचानक देखिए समझ नहीं आया क्यों डिसबैलेंस हो गया। ये सब जांच का पहलू है। लेकिन आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही तेजस है जो हादसे का शिकार हुआ है। अचानक ऐसा लगा कि सारा कंट्रोल खत्म हो गया। देखिए ऐसा लगा कि फ्री टू एयर हो गया और सीधे नीचे गिरा है, सीधे। ये दुबई एयर शो की हादसे की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विमान हादसा हुआ है ये अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आया है। इसकी जांच की जाएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं भयावह हैं क्योंकि एयर शो चल रहा था और अचानक ये क्रैश होता है। ये एक और तस्वीर देखिए आप बहुत क्लोजली अब तेजस को यहाँ पर देख पा रहे हैं और देखकर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस विमान में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। लेकिन देखिए कैसे कैसे तुरंत जमीन को छूता और जोरदार धमाका, क्योंकि बहुत तेजी से हिट होता है। जो रनवे है उसमें बहुत तेजी से हिट होता है उस एरिया में और वहां पर ये क्रैश हो जाता है। और ये क्रैश साइट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्रैश साइट पर आप देख रहे हैं फायर सर्विसेज पहुंच चुकी हैं और ये हादसे की तस्वीर। ये तेजस विमान जब हवा में था तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन अचानक ये सीधे जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। आपको हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कितनी बड़ी खबर है और किस तरह से ये धमाका हुआ, किस तरह से क्रैश हुआ है तेजस। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको बताएं इंडियन एयरफोर्स ने पायलट की मौत की पुष्टि कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है इस पूरे मामले में कि आखिर क्या गलती हुई, क्या यहाँ खामी आई विमान में जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है। आपको बताएं इससे पहले 2024 में भी एक बार तेजस हादसे का शिकार हुआ था। उस दौरान राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास चल रहा था। तब इंजन फेल होने की बात सामने आई थी जिसकी वजह से इंजन फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। घटना लाइव डेमो के दौरान हुई है। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लड़ाकू विमान है जो क्रैश हुआ। एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। उड़ान के दौरान
तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह हादसा हुआ है। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं उसी मलबे से उठता दिखाई दे रहा है। जमीन से टकराते ही विमान में आग लग गई। दोपहर करीब 2 बजे के करीब यह हादसा बताया जा रहा हुआ है और घटना लाइव डेमो के दौरान हुई है। ऐसे में पायलट इसमें था। पायलट की भी मौत की जानकारी मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि पायलट की मौत हो गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस मामले में बैठा दी गई है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका डिस्प्ले चल रहा था दुबई एयर शो के दौरान और वहां पर ही यह हादसा हुआ है। यह हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जो एयर शो चल रहा था दुबई के, वहां पर यह हादसा हुआ। डेमो फ्लाइट थी ये जो हादसे का शिकार हुई है। 5 दिन चलने वाले एयर शो का यह आखिरी दिन था जब यह हादसा हुआ है। और रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ गए। आलोक सहाय सर, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन अगर हम समझें कि पोखरण में 24 में जब हादसा हुआ था तब इंजन फ्रीजिंग की घटना सामने आई थी, काम नहीं कर रहा था। क्या ये भी एक पहलू इस हादसे का भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इस बात की जांच की जाएगी। क्या यह सेकंड इंजन फेलियर का केस है? अगर यह सेकंड इंजन फेलियर का केस है तो यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है एचएएल के लिए और भारतीय वायुसेना दोनों के लिए। जैसा कि वीडियो में साफ लग रहा है कि जहाज की गति काफी तेज थी। ऐसे में जब जहाज अपना एक मैनूवर कर रहा है एयर शो में तो वो फास्ट स्पीड में रहता है और इस स्पीड में जब वो देखिए रोल कर रहा है, रोल करके वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आकर के अपना एटीट्यूड चेंज करके वो ऊपर जाना चाहता है और उसी समय अगर नीचे आने के समय जहाज का इंजन फेल होता है तो पायलट के पास कुछ भी समय नहीं रहता है कुछ करने का। सर, तो आप पायलट की बात कर रहे हैं। 2001 में देखिए जब से शुरुआती उड़ान भरना शुरू किया था तेजस ने, जब 2024 का भी हम जो जिक्र करें हादसा हुआ था तो उसमें पायलट बच गया था, पायलट ने जेट से इजेक्ट कर लिया था। लेकिन इस बार पायलट की मौत की जानकारी मिल रही है, इसे और गंभीर बना रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जो भी तकनीकी खराबी हुई है वो काफी नीचे आने के बाद हुई है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो काफी नीचे आने के बाद हुई है और पायलट को ये विश्वास था कि वो जहाज को कंट्रोल कर लेगा, या तो वो ऐसी स्थिति है और कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी स्थिति ये होती है कि वो इतना नीचे आ चुका है और हाई स्पीड में मैनूवर कर रहा है और जमीन के नीचे अगर अचानक इंजन फेलियर होगा तो फिर जहाज को रिकवर नहीं कर पाएगा। वो स्प्लिट सेकंड का मौका होता है, ऐसे में पायलट जहाज को नहीं ऊपर ले जा सकता और नहीं बचा पाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि वो शायद लास्ट मोमेंट्स होंगे जिसमें वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2024 में जो पोखरण में हादसा हुआ युद्धाभ्यास के दौरान, उस दौरान पायलट बच गए थे, उन्होंने इंजेक्ट कर लिया था अपने आप को। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ही नहीं रहा होगा। लेकिन जिस तरह का ये हादसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आसमान में जाते ही जो तस्वीर आई है उस समय तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई खामी है, कोई दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि जब डाउनवर्ड्स वो मूव कर रहा है तब शायद कंट्रोल नहीं है, तब वो फ्री हो गया, ऐसा लग रहा है देख के तस्वीरों का। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? जो वीडियो मुझे दिख रहा है उससे तो ये पता चल रहा है कि जहाज जो है कुछ सेकंड पहले तक वो एक मैनूवर कर रहा है, शो का हिस्सा है जो वो रोल कर रहा है, बिल्कुल रोल करके पैरेलल जा रहा है। उसके बाद वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद वो अपना एटीट्यूड चेंज करना शुरू करता है। अगर आप देखिए जहाज जो है बिल्कुल नोज डाइव पोजीशन में क्रैश नहीं किया है, वो जहाज का एटीट्यूड थोड़ा सा उसने चेंज किया है, लेकिन उसके बाद जहाज पर से उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसे समय पर खत्म हुआ है जब जहाज बिल्कुल जमीन के पास था। वो आधे सेकंड से भी कम का समय बचता है और पायलट उस समय कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए पायलट इजेक्ट नहीं कर पाया है। पिछले साल जो घटना हुई थी उसमें मौका था, समय था, अगर ये तकनीकी खराबी ऊपर हुई होती, अच्छे हाइट पे हुई होती तो पायलट इजेक्ट कर सकता था, लेकिन यहां पर वो इजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ऐन वक्त पर जो भी हुआ है वो बहुत कम समय में हुआ जब जमीन के बिल्कुल पास में जहाज था। जी हाँ, बिल्कुल साहिल सर, इसको और समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को बता देते हैं कि तेजस भारत के लिए क्यों खास है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये कितना ज़्यादा फीजिबल है, इससे जुड़ी जानकारियां ज़रा दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, भारतीय तेजस भारत में इसका मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पर निर्माण हुआ है। 600 करोड़ इसकी कीमत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 600 करोड़ इसकी कीमत है। वजन 6500 किलो है, ऊंचाई 4.40 मीटर तक की है। स्पीड इसकी 2005 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटे 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। चौड़ाई 8.20 मीटर है, लंबाई 13 मीटर से ज्यादा है, सर्विस सीलिंग 16,000 मीटर है। ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं तेजस का, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सहाय सर तेजस के बारे में जो हम जानकारी दे रहे हैं, तेजस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसे हमने पूरी तरह से बनाया है और ऐसे में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कहाँ कमी रह गई है, इस पर हमें बहुत वर्क करने की जरूरत है सहाय सर। काफी हद बहुत ही ज्यादा निर्भर कर रही है तेजस के ऊपर में, क्योंकि MiG-21 के ग्राउंडिंग के बाद से हमारी जो वायुसेना के स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो चुकी है। अगर आप देखिए, हमें तो मिनिमम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन बच गए हैं, 29 स्क्वाड्रन, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार बहुत तेजी से इसके तरफ प्रयास कर रही है कि हमारी उत्पादन क्षमता तेज की जाए, बढ़ाई जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम जहाज का निर्माण कर सकें और इस डिप्लीटिंग जो स्क्वाड्रन्स हैं उसकी भरपाई कर सकें। इसके अलावा तत्काल हमें बाहर से भी कुछ फाइटर्स लेने की बातचीत चल रही है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि Su-57 का जो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय वायुसेना उसे संतुष्ट नहीं थी, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब प्रयास किए जा रहे थे और हम तेजस के ऊपर बहुत ही ज्यादा निर्भर थे, क्योंकि तेजस ही जाकर के उस गैप को फिल करने वाला था। जो मेन स्क्वाड्रन्स थे, 4-5 स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन तुरंत हम तेजस के द्वारा फिल कर सकते थे। और ये 4.5 जनरेशन फाइटर जहाज है। हाँ। इसके आपने जो इसके जो आकार के मापदंड बताए, इसके अलावा मैं बताऊं इसकी तकनीकी खूबियां, ये 4.5 जनरेशन का जहाज है। इस पर हमने काफी ज्यादा रिसर्च करके इसको उन्नत क्राफ्ट है और उम्मीद ये करेंगे कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ रही है सहाय सर, उसके जरिए जो सवाल हैं उनकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी उम्मीदें हमारी जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका सहाय सर, जुड़ने के लिए, रिपब्लिक भारत पर अपना समय देने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं, अब प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज सबसे पहले वो सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, अब बम बनाने की क्लास क्या ऑनलाइन चल रही है? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं हम आपको डिटेल में आगे बताने वाले हैं, लेकिन समझिए, कोई भी मोबाइल में वीडियो डाउनलोड करके ऐसा लग रहा है कि आतंकी बन सकता है। वीडियोस अवेलेबल है, ये वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप पर भी क्या घूम रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घर बैठे RDX बनाना सिखाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, जैसे पढ़ाई होती है ऑनलाइन, वैसे ये क्लासेस चल रही हैं। कितने लोग अभी ये वीडियो देखकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझना पड़ेगा। एक क्लिक में सुसाइड बॉम्बर तैयार हो रहे हैं क्या? सोशल मीडिया एप्स पर यह कोर्स फ्री में बट रहा है क्या? क्या अब हर मोबाइल फोन एक ऐसा बम फैक्ट्री बन चुकी है जो कहीं भी नुकसान पहुंचा सकती? अगला क्या आतंकी पड़ोस का लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस तरह से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऐसे ही लग रहा है। अब फोन देखते ही क्या हमें डर लगेगा कि इसमें बम की रेसिपी तो नहीं आने वाली है? क्या आने वाला दौर, आने वाला जो आगे का दौर है, वो वीडियो जिहाद का दौर होने वाला है? ये वीडियो जिहाद की बात हम क्यों कर रहे हैं, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से जरा बताते हैं। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि डॉक्टर उमर नवी को वीडियो में जो फिदायीन हमला करने से पहले उन्होंने बनाया, उसको लेकर अब जांच तेज हो गई और जो सामने आया है, जो खुलासे सामने आए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। एक एक खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। यही वो वीडियो था जो जारी किया गया, जो बनाया गया था धमाके से पहले। आपके सामने हम एक सवाल भी रखते हैं कि आखिर डॉक्टर उमर ने सुसाइड से पहले ये वीडियो क्यों बनाया था? नंबर 1, क्या वो एक सुसाइड वीडियो था, मतलब फिदायीन हमला करने से पहले का एक तरह से वीडियो आप मान लीजिए? क्या ये इसीलिए बनाया गया था? ये प्रश्न यही है, क्योंकि उसने यूं ही तो वीडियो नहीं बनाया होगा। या फिर उसके पीछे का मकसद प्रोपेगेंडा फैलाना था, कट्टरपंथियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार करना था? ये दो पहलू हैं वीडियो बनाने की, ये दो वजह हो सकती हैं जो हम समझ पा रहे हैं। ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि उमर की ये जो वीडियो है, अगर ये और लोगों तक पहुंचती और हजारों कट्टरपंथियों को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी, तो सोचिए अगर 200 ऐसी वीडियोस अभी भी इन डॉक्टर्स के फोन में मौजूद हों, तो इससे कितने कट्टरपंथियों को आतंकी बनाया जा सकता है? आप समझ पा रहे हैं? और ये भी समझिए कि ये पूरा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क का हेडक्वार्टर्स फिलहाल के लिए आप अल फलाह यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहीं से हो रहा है, जहां से मिर्जा शादाब बेग, जो अल फलाह का पूर्व बीटेक छात्र था, 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड रहा, उसने किया। इंडियन मुजाहिदीन का को फाउंडर भी इस नेटवर्क में रहा है। कैंपस में ही पहली भर्ती और रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ, ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का छात्र तो यही बता रहा है। 2007 में गोरखपुर ब्लास्ट में पहला आईडी टेस्ट भी हो गया।
अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर अब भी ये फरार है, ये शख्स जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। मौजूदा डॉक्टर उमर नबी की बात कर लें, अब इंजीनियर की बात हो गई, डॉक्टर की बात कर लेते हैं। नबी मुजम्मिल ग्रुप उसी पुराने आईएम नेटवर्क का क्या नया वर्जन है, ये हम समझना चाह रहे हैं। यूनिवर्सिटी लैब में बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग चल रही थी क्या, उसी दौर से जब पहला इंजीनियर आतंकी बना था अल-फलाह का। 415 करोड़ हवाला से फंडिंग का पुराना चैनल क्या फिर से शुरू कर दिया गया था ये डॉक्टर आतंकियों की तरफ से। 10+ स्टूडेंट्स डॉक्टर्स लापता हैं और वही पुराना पैटर्न है। चेयरमैन जावेद सिद्दीकी तक सीधा लिंक सामने आ गया है। एक कैंपस में 2 दशक एक ही आतंकी नेटवर्क क्या दबे पांव छिपाकर चलता रहा है, ये सवाल बहुत जरूरी है। इस यूनिवर्सिटी का आतंकी नेटवर्क कितना स्ट्रांग रहा है कि इसके पास आउट देश में बड़े धमाके के दोषी रहे हैं और अब खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि इस नेटवर्क के पास ऐसे 200 वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये 2000 जिहादी बना सकते हैं या उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। आतंकी मुजम्मिल के फोन में करीब 200 वीडियोस मिले हैं, 200 वीडियोस जिन्हें डिलीट कर दिया गया था, रिकवर किया गया है। मसूद अजहर की जहरीली तकरीरों के ये ऑडियो वीडियोस हैं और आईएसएस से जुड़े आतंकियों के भी वीडियोस इसमें मिले। 80 वीडियोस आतंकी ट्रेनिंग के मिले, बम मेकिंग के मिले कि कैसे बम बनाना है, आतंकी ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर क्या क्या करना है, इसके वीडियोस मिले। आतंकियों के पास केमिकल रिएक्शन से जुड़े रिसर्च भी मिले उसके फोन में। मुजम्मिल के फोन से धार्मिक स्थलों के वीडियोस भी मिले हैं, यानी तैयारी तो चल रही थी, रेकी चल रही थी। 2022 में मुजम्मिल उमर तुर्की में आईएसएस कमांडर से मुलाकात करने पहुंचे। आतंकियों को सीरियाई कमांडर ने बम बनाने में मदद की थी, बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, फिजिकल ट्रेनिंग ली थी। वीडियो से तो सीख ही रहे थे, फिजिकल ट्रेनिंग लेने भी गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और कितना गहरा है। इन डॉक्टर्स के पास ऐसे ऐसे वीडियोस मिले हैं जो किसी कट्टरपंथी को आतंकी बना सकते हैं, मतलब ये वीडियो ब्रेन वॉश करते हैं जिहाद के लिए। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ये दोनों टर्की गए थे, वहाँ ओकासा से मिले थे जो जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर है, और उसने इन्हें सीरिया के एक बॉम्ब एक्सपोर्ट से मिलवाया था। और उस बॉम्ब एक्सपोर्ट ने इनको आतंकियों को वेपन ट्रेनिंग देने के बारे में, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाने के बारे में और डेंजरस केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी दी थी। यानी कि स्थिति ये हो गई है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो के द्वारा ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है। देखिए, कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जहां आतंक के हेडमास्टर तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, कुछ फरार हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो यहां सच में शिक्षा लेने आए थे, लेकिन आतंकियों के बीच अब ये भी बुरी तरह फंस चुके हैं। और यही वजह है कि अब ये आम छात्र भी मुंह छिपाकर यहां से भागने में ही भलाई समझ रहे हैं। अल-फलाह के बाहर से छात्र और डॉक्टर्स किस तरह घरों की तरफ भाग रहे हैं, किस कदर डरे हुए हैं, आप खुद सुन लीजिए। कल आप इलाज कराने आए? इलाज कराना आए जी। तो क्या है अंदर स्थिति? डॉक्टर नहीं मिले। क्या कौन जी? मेडिसिन वाले डॉक्टर है नहीं उसमें। नहीं। हाँ जी। तो इससे पहले कभी आए थे आप? हाँ, पहले अभी आए थे, पहले तो भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पे। हाँ। हाँ। अब अभी क्या स्थिति है? अब तो ये सुनसान सा पड़ा अंदर से। अच्छा, अंदर ओपीडी फिर चल किस नाम पर है? वैसे तो चल रही है। हाँ। पर सारे डॉक्टर्स तो है नहीं। तो फिर इलाज कौन कर रहा है? बस देख के नहीं आगे, वो कह रहे बाद में आना, 2-3 दिन बाद आना। ऐसे तो परेशानी हुई होगी। हाँ जी। कौन क्या परेशानी है? आंटी को दिक्कत है? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ये जानकारी नहीं थी, अभी ओपीडी ओपन रखा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर क्या कहा उन लोगों ने? बात की आपने? हम बात करा, वो कह रहे भाई जब डॉक्टर। दिल्ली धमाकों के बाद अल-फलाह के सारे डॉक्टर्स शक के दायरे में आ चुके हैं और माहौल कुछ ऐसा है कि अल-फलाह पूरी तरह खाली होता नजर आ रहा है। ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से एपिसेंटर बन करके निकल के सामने आया है। यानी वाइट कॉलर टेरर का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल जो यहाँ से ही ऑपरेट हो रहा था, लेकिन ये ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जांच की आज आगे बढ़ी है, पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है वो लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुँच रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल का भी संचालन होता है। यानी एक तो तरफ तस्वीरें दिखाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से खाली हो गई है। कई स्टूडेंट्स जो है वो अपने जो है स्टूडेंट्स अपने घर चले गए हैं, कई
कई पेरेंट्स यहाँ पे आए थे जो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पेशेंट, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो पेशेंट यहाँ पे आया करते थे, जिन्हें भर्ती कराया जाता था, उनकी संख्या भी जो है बेहद ही कम हो गई है। यानी पूरी तरह से बात करें तो कॉलेज के अंदर जहाँ पे चहल पहल देखने को मिलती थी वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक जो खुलासा है वो अल-फला यूनिवर्सिटी से निकल करके सामने आ रहा है। यानी वाइट कॉलर टेरर का जो मॉड्यूल है वो यहाँ से चलता था। देखिए, अल-फला आज खाली हो रहा है, लेकिन सवाल है कि कट्टरपंथ की इमारत आखिर खड़ी कैसे हुई। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अल-फला का पूरा A to Z आपको हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। देखिए, अल-फला फरीदाबाद में 65 एकड़ का कैंपस है। यहाँ लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मशहूर है यहाँ का। बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा चलता है। अल-फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल भी, जहाँ ये आतंकी डॉक्टर्स काम किया करते थे। 2019 से शुरू MBBS में हर साल 150 सीटें होती हैं। B.Ed और M.Ed कोर्सेज भी यहाँ चलते हैं। स्कूल ऑफ एजुकेशन में 1000 से ज्यादा छात्र हैं। कुल मिलाकर 40 से ज्यादा कोर्सेज इस अल-फला में चलते हैं। डिप्लोमा, UG, PG, PhD तक की पढ़ाई होती है। मैनेजमेंट, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। कैंपस में मस्जिद है, हॉस्पिटल है और हॉस्टल की सुविधाएं हैं। अल-फला सोसाइटी 1997 से शिक्षा का काम कर रही है। ये तो देखिए आधिकारिक जानकारी, लेकिन वाकई क्या शिक्षा का काम ये यूनिवर्सिटी कर रही थी? अब अल-फला को लेकर तमाम तरह की बातें क्योंकि सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात जो है वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी के टेरर नेटवर्क के पास 200 वीडियोज हैं। ये वो वीडियोज हैं जो जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। वहीं सवाल उन वीडियोज पर भी है जो अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ से दूर है और ऐसे ही किसी डॉक्टर के फोन में मौजूद हो सकते हैं। मतलब खतरा अभी टला नहीं। रिपोर्ट देखिए। क्या डॉक्टर उमर ने वीडियो देखकर बम बनाया? क्या शाहीन के पास बम बनाने का वीडियो था? क्या डॉक्टर मुजम्मिल के पास बम बनाने का डिजिटल कोर्स था? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां तलाशने में जुटी हैं। NIA की पड़ताल में दिल्ली धमाके से जुड़ी नई परतें खुलकर सामने आ रही हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो ये बता रहा है कि कैसे व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स के दिमाग में ये कट्टर जिहादी सोच बोई गई थी। NIA ने गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर्स मुजम्मिल, आदिल, शाहीन और इरफान के मोबाइल फोन से सैकड़ों डिलीटेड वीडियोस बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो कोई आम ट्यूटोरियल नहीं, बल्कि प्रोफेशनल आतंकी ट्रेनर्स की तरह से रिकॉर्ड किए गए हाई क्वालिटी फुटेज हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है घरेलू सामान से RDX जैसा विस्फोटक कैसे बनाएं, टाइमर, रिमोट और मोबाइल डेटोनेटर्स कैसे लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बम कहां प्लांट करें, पुलिस चेकिंग से बचने के खतरनाक तरीके, यहां तक कि सुसाइड बॉम्बर को मानसिक रूप से तैयार करने की ट्रेनिंग भी। ये वीडियो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों और उनके भारत में सक्रिय स्लीपर सेल्स के बीच फैलाए जा रहे थे। कुछ वीडियोस में ट्रेनर उर्दू और पश्तो में निर्देश दे रहे हैं, जबकि कुछ को हिंदी में डब किया गया है ताकि भारत में नए भर्ती हुई युवाओं का आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सके। यानी साफ है, ये कोई अचानक बना मॉड्यूल नहीं है। ये लंबे समय तक की गई वैचारिक घुसपैठ और ब्रेन वॉश का नतीजा है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल के फोन में मिले उन 80 वीडियोस से हुआ है जो सीधे तौर पर आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम मेकिंग के मिले। इसके साथ ही वीडियो में केमिकल रिएक्शन से जुड़ी रिसर्च भी थी। लेकिन डिलीटेड डेटा में एक और खतरनाक जानकारी मिली और वो है दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स के वीडियो। यानी प्लान सिर्फ दिल्ली धमाके तक सीमित नहीं था, ये एक पैन इंडिया टेरर ऑपरेशन था जिसका पहला धमाका दिल्ली में हुआ और आगे कई टारगेट्स लाइन में थे। जैश का डॉक्टर मॉड्यूल सिर्फ डिजिटल कट्टरता तक सीमित नहीं था। 2022 में मुजम्मिल और उमर तुर्की पहुंचे। यहाँ एक सीरियाई ISS कमांडर से मिले। ये मुलाकात जैश के इशारे पर हुई। सीरियाई कमांडर ने बम बनाना सिखाया। जैश के इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की परतें दिन पर दिन खुलती जा रही हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, ये सिर्फ डॉक्टर नहीं, आतंकी सोच से हाईजैक किए गए पेशेवर थे और दिल्ली के अलावा
कई शहरों में खून की होली खेलने की तैयारी में थे। ऐसे में अब सवाल यही है कि देश के अंदर पनपते इन आतंकवादियों के कितने गुट अभी हमारे और आपके बीच घूम रहे हैं। देश के अंदर आतंक के कितने डॉक्टर एक अस्पताल में बैठकर इलाज करने का नाटक रच रहे हैं और आतंक के कितने डॉक्टर्स ने अपने घर में बारूद की प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अब एक तरफ अल-फलाह के डॉक्टर्स के पास से डिजिटल जिहाद के वीडियोस मिल रहे हैं, तो वहीं रिपब्लिक भारत की टीम को वो लोकेशन भी मिल चुकी है जहां इन डॉक्टर्स ने अपने आतंकी इरादों की आटा चक्की लगाई हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फरीदाबाद के धोज इलाके में आप ये तस्वीर देख रहे हैं। यहां कार्रवाई चल रही है। एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है और इस टैक्सी ड्राइवर के घर से ग्राइंडर बरामद हुआ है। ग्राइंडर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शक है कि इसी ग्राइंडर का इस्तेमाल यूरिया पीसने का काम करता था और इस ग्राइंडर को जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि हो सकता है इसी में यूरिया पीसा जाता रहा हो। पूरी खबर क्या है, सिलसिलेवार ढंग से आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा बता देते हैं। फरीदाबाद के धौज गांव में देर रात एनआईए ने रेड की और टैक्सी ड्राइवर मुजम्मिल के घर से ग्राइंडर बरामद हुआ है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख ही रहे। यही घरेलू ग्राइंडर इस्तेमाल होता था यूरिया पीसने में। पीसी हुई यूरिया से घातक विस्फोटक बनाया जा रहा था। अमोनियम नाइट्रेट को माइन्यूट किया जा रहा था। हॉस्टल के कमरा नंबर 15 में 358 किलो विस्फोटक मिला था। आपको याद होगा, कमरा नंबर 14 और धौज का ग्राइंडर दोनों का कनेक्शन ऐसे में पक्का लग रहा है। मुजम्मिल टैक्सी चलाता था, रात में विस्फोटक बनाता था। लाल किले के बाहर वाली कार में भी इसी मिक्सचर का इस्तेमाल हुआ था, तभी धमाका हुआ। एनआईए को शक है कि और भी कई घरों में ऐसे ग्राइंडर चल रहे हैं। अब पूरे फरीदाबाद के टैक्सी ड्राइवर्स की लिस्ट खंगाली जा रही है। ऐसे ग्राइंडर्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली में आतंकी धमाका होना और फिर कुछ ही किलोमीटर दूर आतंकी डॉक्टर मिलना, आतंक के वीडियो मिलना और अब आतंकी आटा चक्की का मिलना बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या हमारे देश के अंदर इन कट्टरपंथियों का एक बड़ा जत्था घुस आया है और क्या अब इस आतंकी नेटवर्क पर अब सबसे बड़ी स्ट्राइक की जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जितनी आगे बढ़ रही है, कहानी उतना ही डराने लगी है। सफेद कोट में दिखने वाले 3 डॉक्टर्स, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल, व्हाइट कोट पहनकर जैश का खतरनाक आतंकी मॉड्यूल चला रहे थे। अब इस पूरी साजिश का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो आटा चक्की जो गुपचुप तरीके से बारूद का अड्डा बन चुकी थी। फरीदाबाद के धौज गांव का एक साधारण सा कमरा, एक टैक्सी ड्राइवर का छोटा सा घर और एक आटा चक्की, जिसे देखकर आप कहेंगे इसमें खास क्या है। लेकिन जब एनआईए ने जांच की तो खुलासा हुआ कि जिस जगह आटा पीसा जा रहा था, असल में वो मौत की फैक्ट्री निकली। जांच में खुलासा हुआ डॉक्टर मुजम्मिल इसी आटा चक्की में यूरिया को पीसता था और यही पाउडर उसकी साजिश का पहला कदम था। इसके बाद मेटल मेल्टिंग मशीन, फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चोरी किए गए केमिकल और इन सबको मिलाकर तैयार होता था घातक विस्फोटक। मुजम्मिल आटा चक्की में यूरिया पीसता था, मेटल मेल्टिंग मशीन में रिफाइनिंग होती थी, अल-फलाह लैब के केमिकल को मिलाया जाता, धमाका करने वाला विस्फोटक ऐसे तैयार हो जाता। एनआईए को धौज गांव के इस कमरे से 9 नवंबर को 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला और अगली ही सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने फतेहपुरतगा में छापा मारकर 2558 किलो विस्फोटक बरामद किया। कुल मिलाकर करीब 2900 किलो विस्फोटक, जो अकेले दिल्ली नहीं बल्कि कई शहरों को दहलाने के लिए काफी था। आटा चक्की में जिन मशीनों का इस्तेमाल आटा पीसने के लिए होना चाहिए था, उन्हें आतंकी नेटवर्क ने हथियार बना दिया। ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब टैक्सी ड्राइवर के छोटे बेटे पर गर्म दूध गिर गया और वो गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अल-फलाह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने उसका इलाज किया। यहीं से दोस्ती बढ़ी। इसी बीच मुजम्मिल एक दिन आटा चक्की और मशीनें उसके घर रख गया। ड्राइवर को शक न हो, इसीलिए उसने इसे दहेज बताया। ड्राइवर को क्या पता था कि उसी चक्की में यूरिया पीसा जा रहा है। सच्चाई तो तब सामने आई जब एनआईए ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पूछताछ में मुजम्मिल ने माना कि वो चक्की और मशीनें जानबूझकर ड्राइवर के घर रख गया था, जिससे किसी को शक न हो। लेकिन जांच एजेंसियों की नजर से बचना नामुमकिन था। ये कोई साधारण नेटवर्क नहीं था, इसकी पूरी प्लानिंग बेहद प्रोफेशनल थी। ये पूरा मॉड्यूल सफेद कोट के पीछे छुपे खतरनाक चेहरों जैसा था। फरीदाबाद के गोदाम, चक्की मशीन, लैब के केमिकल, डॉक्टर के कमरे से बरामद हथियार, सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि जो मशीन लोगों के घर का भोजन तैयार करती थी, असल में उसी मशीन से तैयार हो रहा था बारूद का सामान।
जांच एजेंसी ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। एनआईए की जांच जारी है। आतंकी हमले की परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन अहम सवाल है कि आखिर हमारे बीच ऐसी और कितनी चक्कियां हैं जो मौत का सामान बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल-फलाह के एक अड्डे के पास आतंकी आटा चक्की मिलती है, तो वहीं एक ऐसा ठिकाना भी है जहां से इस आटा चक्की में बारूद लेकर जाया जाता था। इसी ठिकाने पर आज हमारी सहयोगी पहुंची, एक ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने की है, आपको दिखाते हैं। इंटीरियर इलाके में ये घर जो एकदम कोने में पड़ता है, उसका इस्तेमाल मुजम्मिल ने किया। मुजम्मिल, शाहीन, उमर, ये पूरे गैंग थे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से यहाँ ये ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसे में 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर जब हम इस घर पे यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ, उसके ठीक पहले यानी शाम के करीब 7 बजे ब्लास्ट हो जाता है, और 4 बजे उससे पहले यानी चंद घंटे पहले जो है यहाँ पे सुरक्षा एजेंसियों की टीम इसी घर से भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद करती है। भारी संख्या यानी 2900 किलो से भी ज़्यादा विस्फोटक सामग्री की बरामदगी जो है वो इसी घर से हुई है। इस घर को अगर हम दिखाएं, काफ़ी देखिए चूँकि खेत खलियान और गांव का इलाका है, और इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तस्वीर हमने आपको दिखाया था, यानी ये जो कमरे थे जहाँ पे बेड वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल जो है विस्फोटक सामग्री यानी अमोनियम नाइट्रेट, जिससे विस्फोटक सामग्री बनाई जाती, ऐसे में इन कमरों का इस्तेमाल यही किया था, इसी के लिए किया गया था। ये सारे जो आपको ये कबर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, जो हम लगातार एक वीडियो भी दिखा रहे हैं, इन कबर्ड्स में भी जो बोरियां भर करके विस्फोटक सामग्री यानी अमोनियम नाइट्रेट जो है इन जगहों पर रखा गया था। इस पूरे रूम को जो है उससे भर दिया गया था, क्योंकि 2900 किलो की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा 2900 किलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और 4 बजे यहाँ से टीम जो है वो विस्फोटक सामग्री लेकर के जो है अमोनियम नाइट्रेट लेकर के निकलती है। देखिए, अल-फलाह को लेकर तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं। अल-फलाह के टेरर लिंक भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि आतंक की ये यूनिवर्सिटी सरकार से ही मदद के नाम पर पैसा लेकर चलती आई है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं। वो सवाल देश पूछ रहा है। यूजीसी 12 स्टेटस ना होने पर भी करोड़ों की अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप कैसे दे दी गई इस यूनिवर्सिटी को? एनसीएमईआई से बार बार राज्य सरकार के ऑर्डर ओवररूल करवाने का पैटर्न क्यों सामने आया? 2008 ब्लास्ट मास्टरमाइंड मिर्जा बेग जैसे पूर्व छात्रों का बैकग्राउंड चेक क्यों फेल हुआ? क्यों चेक नहीं किया गया कि कैसे बच्चे निकल रहे हैं? रेड फोर्ट ब्लास्ट प्लानिंग कैंपस से 10 से ज्यादा लापता स्टूडेंट डॉक्टर्स आखिर कहां हैं? सबके तो नंबर बंद है। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और आईडी मटेरियल यूनिवर्सिटी रूम्स में कैसे जमा किया गया? क्या किसी की नजर ही कभी नहीं पड़ी, या जानबूझकर ये सब हो रहा था? 200 प्लस डॉक्टर्स पर एनआईए ईडी स्कैनर लगा हुआ है, लेकिन एआईयू मेंबरशिप पहले तक कब तक चल रही थी? कब से चल रही थी? 415 करोड़ हवाला फंडिंग से जैश ए मोहम्मद आईएम लिंक सामने आ रहा है, तो सरकारी स्कीम का मिसयूज कैसे होता रहा? एनएएसी शो कॉज नोटिस और फॉर्जरी एफआईआर के बावजूद फंडिंग जारी क्यों रही? व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल रिक्रूटमेंट कैंपस से कैसे ऑपरेट हो रहा था? चेयरमैन जावेद सिद्दीकी की ईडी अरेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी ऑपरेशंस पर रोक अब तक क्यों नहीं लगी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अब आप सोच कर देखिए, ये देश के लिए कितने बड़े खतरे की बात है कि ये संस्थान कई सालों से सरकार से पैसा ले रहा है, खुद को अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा बताते हुए, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताते हुए सरकार से मदद मांगा करता था। लेकिन ये इन पैसों से देश को क्या देता था? डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, इन जैसे आतंकी दे रहा था इस देश को। यह एक सवाल तो यह भी है कि देश के अंदर एक इमारत खड़ी हो जाती है, वो दिल्ली के पास आतंकियों की एक फौज तैयार करती है, बारूद की लैब खोलती है और सरकार से मदद भी लेती है। पूरी जानकारी आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कितनी मदद मिली आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अल-फलाह को यूजीसी 12 स्टेटस कभी नहीं मिला, फिर भी 2015-16 में 16 करोड़ अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप मिली है। एआईसीटीई से 1.10 करोड़ जम्मू कश्मीर के छात्रों के नाम पर स्कॉलरशिप। 2014 में हरियाणा से यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया, तुरंत केंद्र की स्कीमें शुरू हो गई इसमें। 1997 से अनुच्छेद 30 का अल्पसंख्यक शील्ड इसने लिया और उसके जरिए सब जगहों से इसने पैसे की उगाही की है। एनसीएमईआई से हर बार मनचाहा ऑर्डर पास कराए। ये वो संस्था है जो अल्पसंख्यकों से जुड़ी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी हित के लिए बात करती है, और यहां तो लग रहा है किसी और का हित देखा जा रहा था। 2007 में 40% आरक्षण रुकवा दिया गया।
2011 में डीम्ड एनओसी मिल गई, 2015 में मेडिकल एनओसी दिलवा दी गई। राज्य सरकार के सारे ऑर्डर्स एनसीएमईआई ने पलट दिए। किसके इशारे पर? बिना 12 के सैकड़ों करोड़ सरकारी पैसा इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है, इस लिहाज से कि अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी है, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। लेकिन इन पैसों का कैसे नाजायज इस्तेमाल हुआ है, किस तरह से बर्बादी हुई है, ये हम देख रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, ये खुलासा हैरान करता है कि सरकारी मदद मिलती रही इस यूनिवर्सिटी को, जिससे कि बच्चे जो हैं, अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तालीम नहीं दी जा रही थी, यहाँ तालीम नहीं दी जा रही थी। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि कैसे पूरे देश को बर्बाद करना, उसका पूरा मॉड्यूल चलाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, और ये कोई हाल फिलहाल का मामला नहीं है। हमने कल वो खबर भी दिखाई थी कि 2007 में किस तरीके से जो जयपुर ब्लास्ट होता है, अहमदाबाद जो ब्लास्ट होता है, उसके भी तार इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यक छात्रों को उनका बेहतर भविष्य के लिए जो ग्रांट दिया जाता था वो ट्रस्ट को दिया जाता, और ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी में वो पैसा इन्वेस्ट करती थी। लेकिन उसके एवज में पढ़ाई तो अलग आप छोड़िए, लेकिन जो टेररिस्ट गतिविधियां हो रही थी वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। और यही कारण है कि तमाम जो एजेंसीज है अब उस एंगल पर भी जांच कर रही है। जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि इस अल्फला यूनिवर्सिटी अल्फला ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनको ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया कि 415 करोड़ रुपए का गबन और फाइनेंशियल ट्रेल जो है वो अभी तक नहीं मिली। और ये भी एलिगेशन जवाद सिद्दीकी पर लगे कि कैसे उन्होंने ट्रस्ट के पैसे का मिसयूज किया, अपने ही परिवार के लोगों में अलग अलग काम बांटे और पैसे उनको भेज दिया गया। ईडी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना होता था तो जवाद अहमद सिद्दीकी कोई टेंडर नहीं निकालते थे, वो बल्कि अपनी ही घर की कंपनी को वो टेंडर देते थे और पैसा घर में ही आ जाता था। उनके बेटे का कैटरिंग का बिजनेस है, उनकी जो पत्नी है उनका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो कैसे कंस्ट्रक्शन के नाम पर अपने घर में टेंडर दे देना, यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन के नाम पर कैटरिंग की जो एक तरीके से प्रबंध होते हैं वो अपने घर पर दे देना, और ये बहुत छोटी बात है। इससे भी बड़े बड़े जो काम है वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में तमाम जो पैसा है वो बांटा। कहीं ना कहीं वो पैसा रूट होकर जवाद अहमद सिद्दीकी के पास पैसा मिलता था वो बच्चों के लिए मिलता था, लेकिन पैसा जा रहा था जावेद सिद्दीकी के घर में, जो आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, जो खुलासे हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि अल्फला ने किस तरह देश को धोखे में रखा है। आज इसका एक एक सच सामने आ चुका है। अल्फला ने अल्पसंख्यक आयोग के सहारे सरकार को कैसे लूटने की कोशिश की है, आज इस बात का खुलासा हो चुका है। अल्फला का चेयरमैन अब गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सवाल है कि आतंक का स्मारक बनी अल्फला कब तक अस्तित्व में बनी रहेगी। रिपोर्ट देखिए। अल्पसंख्यक ढाल, करोड़ों का खेल। स्कॉलरशिप पर पलता आतंकी नेटवर्क। शिक्षा से आतंक तक का सफर। दिल्ली धमाके के बाद जांच के रडार पर आई फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। अल्फला यूनिवर्सिटी, नाम अल्पसंख्यक संस्थान का, खेल करोड़ों की स्कॉलरशिप का, और अब आरोप आतंकी पाठशाला बनने का, जिसे 1997 में ही संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया था। उसी दर्जे का सहारा लेकर इसने आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। अल्फला के पास यूजीसी का 12B स्टेटस नहीं था, फिर भी सरकारी योजनाओं का पैसा बहता रहा। 2016 में 10 करोड़ की स्कॉलरशिप, 2015 में 2600 छात्रों के नाम पर 6 करोड़ रुपए मिले। 2015 में ही AICTE से जम्मू कश्मीर छात्रों के लिए 1.10 करोड़ का फंड। 2011 में AICTE से प्रयोगशालाओं के लिए अलग मदद मिली। यानी कागजी कमाइयां, लेकिन पैसों का बहाव बराबर रहा। 2014 में हरियाणा सरकार ने अल्फला को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और उसी साल 350 अल्पसंख्यक छात्रों को सीधे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप मिलने लगी। 2013 में यह संख्या 1144 थी। यानी जितना बढ़ता संस्थान उतना ही बढ़ता सरकारी पैसा। आतंकी डॉक्टर्स के गढ़ अल्फला को अल्पसंख्यक मंत्रालय और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाम पर दनादन स्कॉलरशिप मिलती रही।
केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ दिया जाता रहा। जब अल फलाह को अपने विस्तार में जरा भी अड़चन आती तो वो सीधे पहुंचता नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी NCMEI के पास। साल 2007 हो, 2010 या फिर 2015, हर बार जब हरियाणा सरकार ने अल फलाह पर सवाल उठाए, सीटों का आरक्षण मांगा, NOC रोकी या मानकों की कमियां बताई, हर बार NCMEI अल फलाह के पक्ष में खड़ा हो गया। 2007 में 40% सीटें गैर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षित करने की बात, अल फलाह ने कहा यह हमारे अधिकारों पर हमला है। NCMEI बोला यह अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन है। 2010-11 के बीच हरियाणा सरकार का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से इनकार। NCMEI ने कहा अल फलाह इसका पूरा हकदार है, NOC दीजिए। 2015 में मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की मंजूरी रोकी गई। NCMEI ने सीधे राज्य सरकार के मेडिकल विभाग को लताड़ा। सरकारी पैसों से खड़ी इमारतें, लेकिन भीतर कौन सा खेल चलता रहा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टर्स इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। NIA को मिले सबूत बताते हैं कि यह संस्थान एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हब बन चुकी थी, जहां क्लासरूम के अंदर पढ़ाई होती थी और बाहर जिहाद की एक्स्ट्रा क्लासेस और देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। NIA अपनी जांच में आतंक की इस फैक्ट्री के हर राज से पर्दा उठा रही है, लेकिन सवाल है क्या सरकारी संरक्षण की आड़ में अल फलाह के अंदर व्हाइट कॉलर जिहाद पनपता रहा? क्या इसी संरक्षण की छाव में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, मैडम सर्जन शाहीन और आदिल जैसे युवा जिन्होंने जिंदगी बचाने की कसम खाई थी, वो देश विरोधी सोच की तरफ ढकेले गए? और क्या करोड़ों की स्कॉलरशिप ने एक ऐसी जमीन तैयार की जहां शिक्षा ने कट्टर सोच फलती फूलती रही? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, अल फलाह में फंडिंग के बारे में हमने आपको बता दिया। डॉक्टर्स के पास मौजूद जिहाद के वो 200 वीडियोस के सबूत भी आपको दिखाए। ऐसे में आपको उस रिंग लीडर के बारे में बताते हैं जो इन सभी डॉक्टर्स का रिंग लीडर है, यानी यही वो शख्स था जिसके इशारे पर सब कुछ हो रहा था। आपको हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं। आतंक का ये लीडर वही है, रिंग लीडर मौलवी, जिसने इन आतंकियों के दिमाग में आतंक का बारूद भरा। इन डॉक्टर्स को इसने आतंकी बना दिया। इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं, कैसे लोग इससे जुड़ते गए, कैसे ये मौलवी इरफान सबका ब्रेन वॉश करता रहा। आपको बताएं, NIA पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक कई जानकारियां मिली हैं। अक्टूबर 2023 में पता चल रहा है कि डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर मस्जिद पहुंचे थे जहां ये मौलवी इरफान रहा करता था। बैग से AK-47 निकालकर मौलवी इरफान की कस्टडी में इन लोगों ने छोड़ दी। वो मुलाकात हुई, फिर नवंबर 2023 में आई है। डॉक्टर अदील फिर आया और इस बार मुजम्मिल और शाहीन भी साथ आए और जाते वक्त AK-47 फिर से इरफान के पास छोड़ गए। अगले दिन डॉक्टर अदील AK-47 वापस ले गया। 2022 में मुजम्मिल ने इरफान की मुलाकात अदील और उमर से करवाई। कैसे सीरीज बढ़ती जा रही है। इरफान ही वो शख्स है जिससे ये सारे मिलने आ रहे थे, आप समझ रहे हैं। इसी ने सबके दिमाग में जिहाद भरा। तीनों ये जो चेहरे थे ये अंसार गजवत उल हिंद से प्रभावित हो गए और इनको प्रभावित करने वाला था मौलाना इरफान। इस रिंग लीडर के पूरा बायोडेटा क्या है, हमारे सहयोगी ने उस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA की वो छठी गिरफ्तारी जिसकी पहचान मौलवी इरफान के तौर पर हुई है, वो इस पूरे मॉड्यूल का रिंग लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है। रिंग लीडर इसलिए क्योंकि चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर आदिल इस मौलवी इरफान के लगातार संपर्क में थे, क्योंकि 2023 की कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई है जिसमें मौलवी इरफान से पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो डॉक्टर मुजम्मिल के 2023 में संपर्क में था। ना सिर्फ संपर्क में था बल्कि जिस मस्जिद के अंदर वो बतौर मौलवी रहता था उस मस्जिद में भी हथियार लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल पहुंचे थे। हथियार भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि AK-47 की बात इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। दरअसल मौलवी इरफान के घर में डॉक्टर मुजम्मिल AK-47 लेकर पहुंचा। एक दिन वो AK-47 उसी घर में रखी रही। ये भी जानकारी मिल रही है कि AK-47 की सफाई भी उसी मौलवी इरफान के घर के अंदर की गई। देखिए, जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, डॉक्टर टेरर मॉडल, मौलाना मॉडल, अलग अलग मॉडल, चक्की में अमोनियम नाइट्रेट पीसने का मॉडल, सब कुछ एक्सपोज होता जा रहा है। और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।